देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। अमेरिका अफगान तालिबान को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। उसकी नज़र में वो एक सशस्त्र विद्रोह भर है। वहीं इस्लामिक स्टेट ISIL को वो एक आतंकवादी समूह मानता है। हालांकि अमेरिका ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हक्कानी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है और अफगान तालिबान के सरगना मुल्ला उमर पर $1 करोड़ का इनाम भी रखा हुआ है। बावजूद इसके अफगान तालिबान को अमेरिका आतंकवादी संगठन नहीं मानता। दूसरी ओर सीरिया के इस्लामिक स्टेट को अमेरिका मदद करता है, जबकि इराक के इस्लामिक स्टेट यानी ISIL के खिलाफ वो जंग छिड़े हुए हैं। इस बीच इस्लामिक स्टेट ने एक ताज़ा वीडियो जारी करके अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा का सर कलम करने और अमेरिका को इस्लामिक स्टेट बनाने की धमकी भी दे दी है। देश देशांतर में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि दो आतंकवादी संगठनों को परिभाषित करने में अमेरिका का ये दोहरा रवैया क्यों है और अफगान तालिबान के बारे में वो क्यों लचीला रवैया अपना रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व राजदूत इशरत अजीज साहब हैं, हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सतीश जेकब साहब हैं, हमारे साथ IDSA में सीनियर फेलो आनंद कुमार साहब हैं और सैयद फैसल अली ग्रुप एडिटर राष्ट्रीय सहारा उर्दू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा शुरू करें, आइए इस बारे में देख लेते हैं एक रिपोर्ट। अमेरिका ने बुधवार को कहा कि तालिबान ISIS की तरह आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि सशस्त्र विद्रोह करने वालों का गिरोह है। The Taliban is an armed insurgency. ISIL is a terrorist group. हालांकि व्हाइट हाउस प्रवक्ता के इस बयान के थोड़ी ही देर बाद काबुल में सेना की वर्दी पहने एक चरमपंथी ने 3 अमेरिकी नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए तालिबान ने कहा कि हमने अमेरिकी हमलावरों को मार गिराया है। लोग आतंक के खिलाफ अमेरिकी नीति पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर 26 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमलों के लिए जिन संगठनों को जिम्मेदार माना गया, उनमें तालिबान भी शामिल था। इसके बाद हुए अमेरिकी हमलों में लाखों अफगानियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि इससे काफी पहले तालिबान को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका ने ही ट्रेनिंग और हथियार मुहैया कराए थे। अमेरिका ISIS को आतंकी संगठन कह रहा है, लेकिन सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का तख्ता पलटने के लिए जिन संगठनों को अमेरिका ने पैसा, ट्रेनिंग और हथियार दिए, इनमें ISIS भी शामिल है। इधर इराक में इसी संगठन के खिलाफ अमेरिका अभियान चलाने का दावा कर रहा है। बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका किस आधार पर एक ही संगठन को एक समय में चरमपंथी मानता है और बाद में उसी को आतंकवादी। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा TV। इशरत अजीज साहब, अभी आपने ये रिपोर्ट देखी और जो रिपोर्टें पिछले 2-3 दिनों से आ रही हैं अमेरिका से, वो भी आप देख रहे होंगे। आपका एक बड़ा तजर्बा है, पश्चिम एशिया में आप कई देशों में राजदूत रहे हैं और कई बार इस मुद्दे पर हमारी आपसे बातचीत भी होती रही है कि आखिर अमेरिका का ये रवैया क्या है कि सीरिया में जिस ISIL के लोगों को वो मदद देता है, उसी ISIL को वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहता है इराक में लड़ते हुए। और अफगानिस्तान में जो तालिबान है, जिनके बारे में कहा गया था कि 9/11 के लिए वो जिम्मेदार हैं और अफगानिस्तान में अमेरिका ने एक बड़ी जंग लड़ी थी, वो उनके नज़दीक इंसर्जेंट हैं, वो आतंकवादी नहीं है। जी। असल में ऐसा है कि अमेरिका का जो एटीट्यूड रहा है तालिबान की तरफ, वो कभी उन्होंने बिल्कुल क्लियरली तालिबान के ख़िलाफ़ कभी स्टैंड नहीं लिया है। मुझे याद है 2011 की बात है शायद, जो बाइडेन ने कहा था कि, और ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, कि तालिबान जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का दुश्मन नहीं है, यानी तालिबान इज़ नॉट एन एनिमी ऑफ US पर से। दिस वर हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। उसकी वजह ये रही है हमेशा, और इसको आपने जैसे कहा कि ये दोहरे स्टैंडर्ड्स हैं, तो ये सही है। वजह यह है कि वो जब अफ़गानिस्तान छोड़ेंगे तो उनके कई हज़ार फौजी वहाँ रहेंगे, 10,000 का जिक्र होता है, तो वो उनको तालिबान से शायद वो कोई इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग रखना चाहते हैं, जिसकी वजह से जो उनके वहाँ फौजी रहेंगे बाकी, वो जो हैं उनको ख़तरा ना हो। ये उनका ख़ास मकसद है। तो इस ख़ास मकसद के लिहाज से वो ये कर रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि सीरिया में हासिल क्या हो रहा है अमेरिका को, ये एक बड़ा अहम सवाल है। मेरे नज़दीक तो हासिल नहीं होगा, क्योंकि इन सब मामलों पे
बहुत ही क्लियर स्टैंड होना चाहिए, तभी दूसरी साइड भी समझ जाती है कि इनका क्या स्टैंड है और इनसे क्या तवक्को की जा सकती है, क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता। मगर अगर आप क्लियर स्टैंड नहीं लेंगे तो दूसरी साइड को ये ख्याल रहेगा कि शायद हम कुछ इनसे ज़्यादा हासिल कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि जो हम अभी कोशिश कर रहे हैं। सतीश जैकब साहब, आप इराक़ में रहे हैं 2004 में, जब अमेरिका ने वहाँ युद्ध किया था सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए, और काफ़ी जाते रहे उस रीजन में। ये जो नया अब एक डेफिनेशन आई है, एक परिभाषा अमेरिका की तरफ से तालिबान के बारे में और ISIL के बारे में, इसका क्या मकसद है? देखिए, सबसे पहले तालिबान को ले लें। पता नहीं आपको याद है या नहीं कि पहल जब तालिबान का जिक्र आया था, ये जब की बात है जब सोवियत यूनियन की जो फौजें थी वो विड्रॉ कर चुकी थी अफ़गानिस्तान से, और जितने भी बड़े बड़े जो वारलॉर्ड्स थे अफ़गानिस्तान में, उनमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ जंग छिड़ी हुई थी। हक्कानी ग्रुप अलग था, ये सब अलग थे, और वो जो शिया ग्रुप के जो थे जिनका बाद में मर्डर हुआ, क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा जी, बड़े शानदार आदमी था, वो एक तरफ था। तो अचानक से तालिबान का नाम सुनने में आएगा, तालिबान। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बहुत सीनियर इंडियन डिप्लोमेट ने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार सतीश, तुमसे कोई ज़रूरी बातें करनी है, तुम वो हमारे साथ लंच करो। तो मैंने कहा कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा ये तालिबान क्या होता है? तो मैंने कहा देखो यार, तालिब जो हैं तो एक तरह से स्टूडेंट्स होते हैं, तालिबान शायद ये स्टूडेंट्स का ग्रोह है कोई, लेकिन ये कहाँ से आया ये मैं आपको थोड़ा सा बता। मेरे को कुछ अंदाज़ा था, मैं पाकिस्तान होके आया हुआ था और मैं पेशावर के इलाके में रह के आया था वहाँ। तो यूसुफ जी मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने यूसुफ जी ने कहा कि देखना आप कुछ और एक नया वो आने वाला है जी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ वेरी पावरफुल ग्रुप एंड दे आर बीइंग बैक्ड बाय अमेरिका। मतलब उर्दू में उन्होंने कहा कि एक ऐसा नया ग्रुप आया है जिसको पाकिस्तान और अमेरिका दोनों की सपोर्ट हासिल है। और अब देखिए कि जो अफ़गानिस्तान में बिल्कुल गेम जो है बिल्कुल देर यू विल, आप तालिबान के बारे में ज़्यादा सुनोगे, ये मैंने उस डिप्लोमेट को बताया। तो उस वक्त अब मुझे भी पूरा अंदाज़ा नहीं था कि क्या खेल क्या है, लेकिन वो साफ जाहिर था कि सारे इनके पास टैंक्स अचानक आ गए। मुल्ला उमर पहली बार उनका नाम सुना गया, ही वॉज द लीडर। ये तो उस वक्त की बात है जब अमेरिका ने उसका समर्थन किया। नहीं सुनिए, अमेरिका की बहुत बड़ी सपोर्ट थी जी। अमेरिका और आपके ज़ियाउल हक ने मिलके ये तालिबान को खड़ा किया था। तो अगर आज अमेरिका ये कहता है कि ये लोग टेररिस्ट नहीं हैं, ये तो आर्म्ड इंसर्जेंट्स हैं और ये हमारे खिलाफ नहीं है, लेकिन हमने ये भी देखा है लेकिन जॉर्ज बुश 9/11 के बाद उन्हीं तालिबान के खिलाफ जंग की गई अफगानिस्तान में। मैं उसी पर आ रहा था कि शायद जॉर्ज बुश को इन्होंने अच्छी तरह ब्रीफ नहीं किया था कि ये तालिबान जो है टेररिस्ट नहीं है जी। तो जॉर्ज बुश ने गलत जगह हमला कर दिया था। तो अब उनको समझ में आ गया होगा, अकल आ गई है कि साहब ये तो न्याय शरीफ लोग हैं। और ISIL के बारे में, ISI देखिए, ISI जो है इस्लामिक स्टेट, ये दरअसल इसकी जो सबसे बड़ी बैकिंग है ये उन लोगों की है जो सद्दाम हुसैन की फ़ौज के लोग अभी बचे हुए हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो उनका है जिनके खिलाफ दुनिया में ये था कि साहब इन्होंने बहुत सारे कुर्स को मारा था, वो आज भी इनके खिलाफ हैं। और एक बड़ा लीडर था जिसको फांसी अमेरिकन ने नहीं दी, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, उनको फांसी क्यों नहीं दी, हालांकि उसके खिलाफ ज़्यादा इल्ज़ाम थे। क्या नाम था उनका, खैर मुझे याद आएगा तो बताता हूँ। वो अभी भी उनके बैकिंग पे हैं। लेकिन आप ये गलत है आपका कहना कि इस्लामिक स्टेट को अमेरिका ने सपोर्ट किया। सीरिया में किया। मेरे पास बयान है, सितंबर में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने $50 करोड़ की प्लेज उनको की, क्योंकि वो बशर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। देखिए उसमें तो यूं है कि इसलिए नहीं की थी कि बशर के खिलाफ लड़ाई में इसलिए इनको करा जाता था,
उसमें तो वो पुराना जो एक चलिए था वो मैं ये आता था। हूँ आपके पास। आनंद कुमार साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो अमेरिका की पॉलिसी में एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आया है कि तालिबान को एक तरीके से क्लीन चिट देना कि साहब वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और वहीं पे ISIL को कहना कि नहीं साहब वो ज़्यादा बड़ी ख़तरा है, इसकी वजह क्या है? ये ऐसा है कि अमेरिका इस तरह के टैक्टिकल शिफ्ट हमेशा करता रहा है, और तालिबान के प्रति ये स्टेटमेंट देने के पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। जी। सर्वप्रथम तो ये है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 3.5% की दर से रिवाइव हो रही है, ये सत्य है। लेकिन अमेरिका आज की तारीख में एक फैटिग्ड सुपर पावर है। फैटिग्ड सुपर पावर से मेरा मतलब ये है कि 1 दशक से ज़्यादा के युद्ध में अमेरिका की शक्ति मतलब काफ़ी क्षीण हो गई है, और उसमें युद्ध करने की वो क्षमता अभी फिलहाल नहीं है। उसको एक रिक्रूटमेंट के लिए एक गैप चाहिए, वो उस गैप को ढूंढ रहा है, और उस गैप के लिए उसको अफगानिस्तान में, जैसे ओबामा साहब ने कहा भी है कि हम सारे अभी फिलहाल जो युद्ध जो अमेरिका के चल रहे हैं उन युद्धों को मैं मतलब अभी फिलहाल के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। तो ये युद्ध तभी खत्म होंगे जब अमेरिका वहां से एक ऑनरेबल एग्जिट लेकर के निकलेगा। हालांकि वो दिसंबर में उन्होंने फौजें वापस ले ली हैं, लेकिन अभी भी 13,000 से अधिक उनकी फौजें वहां पे मौजूद हैं अफगानिस्तान में। जी हाँ, और ये तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण ये है कि चाहे वो करजाई साहब रहे हों, चाहे अमेरिका रहा हो, चाहे मतलब मोटे तौर पे ये हर किसी को पता है कि तालिबान एक रिसर्जेंट फोर्स है। मतलब अब जो सदर्न अफगानिस्तान है वहाँ पे तालिबान की क्षमता बढ़ रही है, और करजाई साहब ने भी कभी तालिबान से पूरी तरह से किनारा करने की कोशिश नहीं की। वो हमेशा तालिबान की तरफ एक तो यानी जो बात अमेरिका कहता रहा था कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, वो शायद उसने उस चैनल रिवाइव किया है। इसमें एक तीसरा जो पॉइंट मैं कहना चाह रहा हूँ वो अभी मिस हो रहा है, वो ये है कि अमेरिका और पाकिस्तान दोनों जगह ये अंडरस्टैंडिंग है, मोस्टली अमेरिका में, कि अगर अफगानिस्तान में अगर एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए तो वो गवर्नमेंट इस प्रकार की होनी चाहिए जो पाकिस्तान को एक्सेप्टेबल हो। अदरवाइज किसी भी दूसरी सरकार को पाकिस्तान वहां चलने नहीं देगा। मैं आता हूँ आपके पास। तो फैसल अली साहब, आपकी क्या समझ है इसके बारे में कि ये जो नया डेफिनेशन आया है व्हाइट हाउस की तरफ से, आज इसकी क्या ज़रूरत थी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कुर्बान साहब कि इसमें मैं कोई नई चीज़ नहीं देख रहा हूँ। ये जो डबल स्टैंडर्ड है यूएस फॉरेन पॉलिसी का, वो उसकी एक और मिसाल है। आप याद कीजिए कि अगर हम लोग बात करते हैं वेस्ट एशिया की, और अगर हम बात करें इजिप्ट की, तो आप देखिए कि जितने वहाँ पर डिक्टेटोरियल रिजीम्स हैं उनके साथ वो हाथ मिलाए बैठे होते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि हमको डेमोक्रेसी लानी है। और जब हुस्नी मुबारक के खिलाफ पहली बार जब मुजाहरा शुरू हुआ तहरीर स्क्वायर पे और इजिप्ट में, तो उस वक्त हिलेरी क्लिंटन ने इस बात की अपील करने से मना कर दिया था कि हम उनको स्टेप डाउन करने के लिए कहेंगे, और उन लोगों ने शुरू के दिनों में हुस्नी मुबारक के साथ खड़े होने में बेहतरी की, और दूसरी तरफ वो डेमोक्रेसी का ही नारा देते रहे। तो ये हमेशा होता रहा है। जहां तक तालिबान का सवाल है, तालिबान का वो दिन भी मुझे याद है जब वो रशियन एग्रेशन के खिलाफ उनको फंड किया गया था, तो यूएस में वो हीरोज के तौर पर देखे जाते थे। ये भी एक सच्चाई है। और अभी जिस तरह से हुआ, जैसा जैकब साहब कह रहे थे, मैं याद दिलाऊं कि आपने जो बात कही कि सीरिया में इनको फंडिंग हुई है, सिर्फ यूएस फंडिंग नहीं हुई है, बल्कि उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन भी वाया कतर और दूसरे अरब राष्ट्रों के जरिए वहां पहुंचाए गए हैं। ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं, इसमें कहीं पे कोई ये नहीं है। सवाल ये है कि $1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद और तकरीबन 5 लाख लोगों की हलाकत के बाद, मौत के बाद, एकाएक हम कहीं ये देखते हैं कि यूएस की फॉरेन पॉलिसी वेस्ट एशिया में या सेंट्रल एशिया में या अफगानिस्तान पे फिर से बैक टू स्क्वायर वन है। इसकी क्या वजह है? जाहिर सी बात है, जब एग्जिट वहां पे हुई, और चूंकि हम लोगों ने अफगानिस्तान देखा है, जाकुब साहब भी जाते रहे होंगे, कि वहां पे जब हामिद करजाई साहब की हुकूमत थी तब भी 8-10 किलोमीटर का जो ग्रीन जोन का एरिया है उसके बाहर कभी भी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट नहीं हुकूमत कर पाई। उस वक्त भी ये लोग जो थे, अहमद शाह मसूद के तो मारे जा चुके थे, नॉर्दर्न अलायंस का जो इलाका था शिया डोमिनेटेड, वहां उनकी नहीं चलती थी, जरदान के इलाके में नहीं चलती थी। पूरे तौर पे सरकार जो थी वो काबुल और उसके अर्बन सेक्टर में थी। अब जो नई सरकार आई है उसके साथ मसला ये है कि क्या वो भी उसी तरह से रहे? आप देखिए, बातचीत चल रही थी कि तालिबान को उसमें एडमिट किया जाए। तो जब तालिबान को उसमें लेना है, अमेरिका की जो फोर्सेज है उनकी सिक्योरिटी फराहम करानी है, तो कहीं ना कहीं पहले एक सर्टिफिकेट जारी करना है कि ये इंसर्जेंट्स हैं, ये टेररिस्ट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि उन्होंने तो कह दिया, अब जो उसके इर्द गिर्द की कंट्रीज हैं उनका क्या होगा? जी, अमेरिका कैसे, जी, मैं ये कहना चाह रहा था
कि आपको याद होगा कि बहुत ही 2-4 दिन पहले की बात है कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई है। उन्होंने ये एक फैसला किया है कि वो जो बॉर्डर है वहाँ से तहरीक तालिबान जो है, जो पाकिस्तान के जो है, जिनको आपकी नज़र में शायद वो बैड तालिबान हैं और अफगानिस्तान की तरफ गुड तालिबान है, और ये एक बड़ी सिग्निफिकेंट एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों साथ मिलकर अब काम करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उसके फौरन बाद ये जो स्टेटमेंट आया है कि भाई ये बुरे लोग नहीं है, ये टेररिस्ट नहीं है, ये इंसर्जेंट है, आर्म्ड इंसर्जेंट है। तो मुझे ये लग रहा है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि शायद अमेरिका के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई है उसमें ये होगा आगे चल के कि अफगानिस्तान में पीस लाने के लिए तालिबान, अफगानिस्तान तालिबान, वहाँ की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी, ये सब एक साथ मिलके वो काम करेंगे। और जैसा अभी उन्होंने बताया फैसल साहब ने, ये बिल्कुल ठीक है कि अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि अमन को लाने के लिए यह है कि इनके अंदर कॉम्प्रोमाइज है। और जैसे आप ही इन्होंने बताया कि अमेरिका के पास भाई पैसा नहीं है लड़ाइयों के लिए, तो थोड़े दिन के लिए वो कहते हैं भाई अभी इंटरवल है, अभी हमारा पैसा नहीं है, हमारा पैसा आ जाए तो फिर जंग शुरू करेंगे। इशरत अजीज साहब, इस बीच जैसे ये बयान आया है उसी के आगे पीछे ये ISIL का भी एक वीडियो आया है और उसमें कहा है कि साहब हम बराक ओबामा साहब को बेहेड करेंगे, उनका सरकलम करेंगे और अमेरिका में भी हम इस्लामिक स्टेट कायम करेंगे, इसको प्रोविंस बना देंगे जी। तो इस बीच में, इन दोनों के बीच में आप कोई पैटर्न देखते हैं? बड़ा मुश्किल है इसमें मुझे पैटर्न, कहीं रैशनल पैटर्न देखना। मगर मैं एक चीज जरा रिकॉल करूंगा जी, ये जो आपने कॉन्ट्रडिक्शंस बताई कि वहाँ ISIL को जब वो हाफिज बशार अल असद के खिलाफ था तो सपोर्ट मिल रही थी, अब वो जब इराक़ में घुस आए तो फिर वो टेररिस्ट हो गए और उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। और ये जो नई बात कही गई कि ये तो इंसरेक्शन है, ये टेररिज्म नहीं, ये टेररिस्ट नहीं है बल्कि रिबल्स कह लीजिए, जो कहना चाहिए आर्म्ड रिबल्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और दिलचस्प है कि 2002 में जब कि तालिबान की फंडिंग कट की जाने वाली थी तो उसमें टेररिज्म, उनको टेररिस्ट कहा गया था, ये एक रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है। और ये भी ये जो बयान रिसेंटली है उसमें ये कहा गया कि जो तालिबान अफगानिस्तान में है वो तो टेररिस्ट नहीं है, यानी वो इंसरेक्शन कर रहे हैं, मगर जो तालिबान पाकिस्तान में है बेस्ड वो टेररिस्ट हैं। तो इन सब चीज देखिए, ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस के पीछे अगर आप वो जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की चाबी नहीं लगाएंगे तो वो कोई दरवाजा खुलेगा नहीं, सीधी बात ये है। लेकिन जो अमेरिका कहता रहा है, हमेशा हमें सुनने को मिलता है, जब इराक में जंग लड़ी जा रही थी कि साहब हाँ WMD हैं, जब वो नहीं मिले तो कहा कि दुनिया सद्दाम के बिना ज़्यादा महफूज होगी, ज़्यादा सेफ होगी। अब ये जो पॉलिसी अपनाई जा रही है कि साहब ये तो टेररिस्ट हैं और ये नहीं है, तो इस पॉलिसी से क्या दुनिया महफूज होगी? क्या इस रीजन में कुछ हम शांति की उम्मीद कर सकेंगे? मुझे तो ऐसा, मतलब ये पॉलिसी कुछ समझ में नहीं आती, और अगर मैं होता तो मैं कहता कि भाई कोई एक क्लियर ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करो जो जिसमें कंसिस्टेंसी हो और जिसमें क्लैरिटी हो और जिसको लोग समझ जाएं कि दिस इज वेयर वी स्टैंड। आई मीन, जो भी अगर मुझे कहीं कहना हो तो मैं कहूँगा देखिए लॉन्ग टर्म में देखिए, लॉन्ग टर्म में जब तक आप एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखाएंगे आप अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते। अनंत कुमार साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अमेरिका की जो ये सोच है कि वो चाहता है कि इस समस्या को पूरी तरह से फिलहाल ख़त्म करना तो मुश्किल है। उनका दृष्टिकोण ये है कि अगर तालिबान, अगर उसको हम एक्नॉलेज करते हैं एक पॉलिटिकल फोर्स मतलब की तरह, अगर उसको हम किसी प्रकार का पॉलिटिकल स्पेस देते हैं और उसको अफगानिस्तान में किसी तरह से किसी पॉलिटिकल अरेंजमेंट के तहत अकोमोडेट करते हैं और इस तरह से इस समस्या को एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हम सीमित करने में सक्सेसफुल रहते हैं तो फिलहाल के लिए ये बुरी स्ट्रेटेजी नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका का ये सोचना है कि इस्लामिक स्टेट जो है वो चारों तरफ फैल रहा है और उसका ये है एजेंडा ये है कि हर जगह इस्लामिक स्टेट ले आना है। जिस मुल्ला उमर पर आप $1 करोड़ का इनाम रखें, वो उसे कहें कि साहब ये टेररिस्ट नहीं है,
ये एक टेम्पररी टैक्टिकल ये शिफ्ट है। ये मतलब फिलहाल ये सोच रहा है अमेरिका की इस तरह से मैं अफगानिस्तान से अभी निकल जाऊं, और जो तालिबान का जो इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट दे नो कि तालिबान जो है एक्सट्रीमिस्ट फोर्स है, लेकिन अमेरिका साथ में ये भी जानता है कि वो जो मतलब मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वो गरिला वॉर लड़ रहे हैं। अफगानिस्तान अमेरिका बहुत पावरफुल है, वो किसी भी कंट्री को फ्लैटन कर सकता है, लेकिन अमेरिका इसमें सक्षम नहीं है कि वो तालिबान जैसी पावर के खिलाफ गरिला वार कर सके। तो फैसल अली साहब, आपने अभी सुना यहाँ पैनल की इस तरफ जिन लोगों ने अपनी बात रखी कि ये जो पॉलिसी है ये कुछ डिविडेंड भी पे कर सकती है, कुछ फायदे का भी सौदा हो सकता है, लेकिन नुकसानात भी हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, देखिए एक चीज बिल्कुल तय है कि फायदा किसका होगा। फायदा सिर्फ अमेरिका अपना देख रहा है, लेकिन नुकसान किसका होगा? पूरे इलाके का होगा। इस बात को भी याद रखिए कुर्बान साहब कि अभी जब वहां से अमेरिकन ट्रूप्स निकल गई है तो उसके बाद जितनी भी उसकी वेपनरी है, जितनी भी उसके साजो सामान है, सब वहां पे हैं। और मैं एक एस्टिमेट देख रहा था कि वो सारी लॉजिस्टिक्स जो है उसको ले जाने में $100 of billions लगेगा, तो वो नहीं उसको ले जा रहे हैं, वो वहीं उसको अबेंडन कर रहे हैं। याद रखिए जब रशिया का ब्रेकअप हुआ था तो किस तरह से इस बात की भी उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो भी कहीं ना कहीं दहशतगर्दों के हाथ में जा रहे हैं। वैसी स्थिति में वो अफगानिस्तान को छोड़ के जाना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अब जो सिस्टम आए उसमें किसी तरह से तालिबान को एकोमोडेट कर लो, ताकि जो अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे रह गई है और जो अमेरिका के द्वारा लाए गए जो वहां पे शासक हैं, जो रूलर हैं, जो प्रेसिडेंट है, जो नई एस्टेब्लिशमेंट है, वो कुछ दिन तक वहां काम कर ले। एक बात और मैं कहूंगा कुर्बान साहब, मुझे याद है अच्छे से जो रसद जाती थी अमेरिकन ट्रूप्स को पाकिस्तान से होते हुए आती थी खैबर के दर्रे की तरफ से, उसमें आप कह रहे हैं कि अभी इनकी साठगांठ की बात नहीं है, पहले भी वो तहरीक तालिबान को बाज़ाब्ता पैसा दे करके, प्रोटेक्शन मनी दे करके अपनी रसद वहां ले जाते थे। रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। तो इसमें कोई ऐसी बात है, सीधी सी बात यह है कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट को सर्व करता है। जहां तक तालिबान को रिकॉग्नाइज करने की बात है, 4 साल पहले सऊदी अरब में बातचीत करने की बात हुई थी। सऊदी अरब ने जब इनकार किया तो कतर में डायलॉग खोला गया, सेंटर खोला गया। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन रीजन का नुकसान हो रहा है। और मैं फिर बार बार इस बात को कहूंगा कि ठीक है, आपने तो उनको सर्टिफिकेट दे दिया कि आर्म्ड इंसर्जेंट्स हैं, लेकिन वो कंट्रीज जो अमेरिका के साथ थे, जिनकी फॉरेन पॉलिसी जो है कहीं ना कहीं टैग करती है अमेरिका के साथ, जिसमें भारत भी एक देश हो गया, अब हम उनको कैसे देखेंगे? क्या वो आतंकवादी है या नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि देखिए, विड्रॉल से पहले ये जो घर वापसी की है अमेरिका, ये घर वापसी एक नया जुमला हमारी भाषा में जुड़ गया है। तो जो घर वापसी हुई है उससे पहले तालिबान के साथ और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बाकायदा अमेरिका का ये समझौता हुआ है कि उनके विड्रॉल के बाद वहाँ की शांति और अमन के लिए तालिबान बाकायदा एक तरह से गवर्नमेंट का हकदार होगा अफगानिस्तान में। आप देखिए ये सूरत हाल बनने जा रही है। दे विल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। बहुत संक्षेप में, बिल्कुल वक्त कम है, आपकी फाइनल कमेंट? मेरी फाइनल ये है कि टैक्टिक्स बदलती हैं, बिल्कुल सही है, मगर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जो है, अगर ऐसी टैक्टिकल मूव होती जो डैमेज करे लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल को, तो वो टैक्टिक्स जो है वो सही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये टैक्टिक्स बेहद शॉर्ट साइटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया इशरत अजीज साहब, सतीश जैकब साहब, आनंद कुमार साहब और सैयद फैसल अली साहब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि अमेरिका जो अपनी नीतियां नए सिरे से परिभाषित करता है, आने वाले दिनों में उसके क्या परिणाम निकलते हैं। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।